नमस्कार। अध्याय जीवन बीमा के प्रयोग में आपका स्वागत है। जीवन बीमा केवल असामयिक मृत्यु से लोगों की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि इसके अन्य प्रयोग भी हैं। इसका प्रयोग बीमा लाभ वाले न्यासों के निर्माण में किया जा सकता है। इसे उद्योगों के महत्वपूर्ण कर्मियों को कवर करने वाली एक पॉलिसी बनाने और बंधक मोचन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। हम जीवन बीमा के इन विभिन्न प्रयोगों का संक्षेप में वर्णन करेंगे। तो आइए हम विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम को विस्तार से समझते हैं। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की धारा 6 जीवन बीमा पॉलिसी के तहत पत्नी और बच्चों के लिए लाभों की सुरक्षा का प्रावधान करती है। विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम 1874 की धारा 6 एक न्यास के निर्माण का भी प्रावधान करती है। इसके अनुसार यदि किसी विवाहित पुरुष द्वारा अपने स्वयं के जीवन पर जीवन बीमा पॉलिसी ली जाती है और पॉलिसी के मुखपृष्ठ पर यह अभिव्यक्त हो कि वह उसकी पत्नी या उसकी पत्नी और बच्चों या उनमें से किसी के भी लाभार्थ ली गई है, तो उसे इस प्रकार अभिव्यक्त हित के अनुसार उसकी पत्नी या उसकी पत्नी और बच्चे या उनमें से किसी के भी लाभ के लिए एक न्यास माना जाएगा। और जब तक न्यास का कोई भी उद्देश्य बना रहता है, वह पति या उसके लेनदारों के नियंत्रण के अधीन नहीं होगी या उसकी संपत्ति का हिस्सा नहीं बनेगी। MWP अधिनियम के तहत पॉलिसी की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहली है कि प्रत्येक पॉलिसी एक अलग न्यास बनी रहेगी। पत्नी या बच्चा 18 वर्ष से अधिक की उम्र का एक न्यासी हो सकता है। दूसरी, पॉलिसी अदालत कुर्की, लेनदारों और यहाँ तक कि बीमित जीवन के नियंत्रण से बाहर होगी। तीसरी है कि दावा राशि का भुगतान न्यासियों को किया जाएगा। चौथी, पॉलिसी का समर्पण नहीं किया जा सकता और ना ही नामांकन या समनुदेशन की अनुमति है। और पांचवी है कि अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत लाभों को प्राप्त और प्रबंधित करने के लिए कोई प्रशासक नियुक्त नहीं करता है, तो पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि उस राज्य के सरकारी न्यासी को देय होती है जिसमें बीमा कराने वाला कार्यालय स्थित है। अब हम विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम के लाभों पर चर्चा करते हैं। पहला है कि न्यास का गठन एक अपरिवर्तनीय, गैर संशोधन योग्य न्यास विलेख के तहत किया जाता है और इसमें एक या एक से अधिक बीमा पॉलिसियां हो सकती हैं। दूसरा, बीमा पॉलिसियां रखने के लिए एक न्यास बनाकर पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत और बीमित जीवन की मृत्यु होने पर अपने अधिकारों का त्याग करता है। न्यासी बीमा की आय का निवेश करता है और एक या एक से अधिक लाभार्थियों के लिए न्यास का प्रबंधन करता है। तीसरा है कि न्यास बनाने से सुनिश्चित किया जाता है कि लाभार्थी के नाबालिग रहने के दौरान पॉलिसी से प्राप्त राशि का बुद्धिमानी से निवेश किया गया है तथा यह भावी लेनदारों से भी लाभों को संरक्षित करता है। धन्यवाद। अध्याय जीवन बीमा के प्रयोग के इस अगले वीडियो में हम प्रमुख व्यक्ति बीमा के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित को कवर करेंगे। प्रमुख व्यक्ति बीमा की व्याख्या एक व्यवसाय द्वारा व्यवसाय के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु या अक्षमता में वृद्धि से उत्पन्न होने वाले वित्तीय नुकसानों की क्षतिपूर्ति के लिए ली जाने वाली बीमा पॉलिसी के रूप में की जा सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रमुख व्यक्ति बीमा एक ऐसा जीवन बीमा है जिसका व्यावसायिक सुरक्षा प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। प्रमुख व्यक्ति बीमा पॉलिसियां आमतौर पर व्यवसायों द्वारा ली जाती हैं और इसका उद्देश्य एक प्रमुख आय उत्पादक व्यक्ति के नुकसान के साथ हुए नुकसानों की क्षतिपूर्ति करना और कारोबार की निरंतरता बनाए रखना है। प्रमुख व्यक्ति एक मियादी बीमा पॉलिसी है जहां बीमा राशि को प्रमुख व्यक्ति की उसकी आय के बजाय कंपनी की लाभप्रदता से जोड़ दिया जाता है। प्रीमियम का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। प्रमुख व्यक्ति बीमा वास्तविक नुकसानों की क्षतिपूर्ति नहीं करता है, बल्कि बीमा पॉलिसी में निर्दिष्ट एक निश्चित मौद्रिक राशि की ही क्षतिपूर्ति करता है। पॉलिसी की अवधि व्यवसाय के लिए प्रमुख व्यक्ति की उपयोगिता की अवधि से अधिक नहीं होती है। प्रमुख व्यक्ति बीमा में मृत्यु लाभ पर आय के रूप में कर लगाया जाता है। प्रमुख व्यक्ति कौन हो सकता है? प्रमुख व्यक्ति व्यवसाय से सीधे तौर पर जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके नुकसान के कारण व्यवसाय के लिए वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, वह व्यक्ति कंपनी का एक निदेशक, एक भागीदार, एक प्रमुख विक्रय अधिकारी, महत्वपूर्ण परियोजना प्रबंधक या विशिष्ट कौशल अथवा जानकारी वाला कोई व्यक्ति हो सकता है जो कंपनी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित ऐसे नुकसान हैं जिनके लिए प्रमुख व्यक्ति बीमा क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। पहला, विस्तारित अवधि से संबंधित नुकसान जब एक प्रमुख व्यक्ति काम करने में असमर्थ है, अस्थायी कर्मी उपलब्ध कराना और आवश्यक होने पर एक प्रतिस्थापन की भर्ती
और प्रशिक्षण के लिए वित्त पोषण। दूसरा है मुनाफे को बचाने के लिए बीमा। उदाहरण के लिए खोई हुई बिक्री से खोई हुई आय की भरपाई करना, किसी व्यावसायिक प्रोजेक्ट के विलंबित या रद्द होने से नुकसान जिसमें प्रमुख व्यक्ति शामिल था, विस्तार के अवसर को गंवाना, विशिष्ट कौशल या जानकारी का नुकसान। धन्यवाद। अध्याय जीवन बीमा के प्रयोग के इस आखिरी वीडियो में हम बंधक मुक्त बीमा अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के बारे में सीखेंगे। यह एक ऐसी बीमा पॉलिसी है जो आवास ऋण लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसे एक ऋण रक्षक पॉलिसी कहा जा सकता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पहला है कि यह मूल रूप से एक बंधक दाता द्वारा बंधक ऋण पर शेष राशि की अदायगी के लिए ली जाने वाली घटती टर्म जीवन बीमा पॉलिसी है, अगर ऋण को पूरी तरह चुकता करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, यह योजना बुजुर्ग लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके आश्रितों को पॉलिसी धारक के अप्रत्याशित निधन के मामले में उनके ऋण को चुकाने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा, यह पॉलिसी समर्पण मूल्य या परिपक्वता लाभ पर प्रभाव डालती है। और चौथा, इस पॉलिसी के तहत बीमा कवर हर वर्ष कम हो जाता है। इस अध्याय में शामिल विषयों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अध्याय जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस अध्याय का उद्देश्य शिक्षार्थियों को जीवन बीमा अनुबंधों के मूल्य निर्धारण और लाभों में शामिल बुनियादी तत्वों से परिचित कराना है। हम पहले उन तत्वों की चर्चा करेंगे जो प्रीमियम बनाते हैं और फिर अधिशेष तथा बोनस की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित विषयों को सीखेंगे। साधारण भाषा में प्रीमियम शब्द उस मूल्य को दर्शाता है जिसका बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए बीमा धारक द्वारा भुगतान किया जाता है। इसे आमतौर पर बीमा धन के प्रति 1000 रुपए के लिए प्रीमियम की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये प्रीमियम दरें बीमा कंपनियों के पास दरों की तालिकाओं के रूप में उपलब्ध रहती हैं। इन तालिकाओं में मुद्रित दरों को ऑफिस प्रीमियम के रूप में जाना जाता है। ये आमतौर पर समान वार्षिक प्रीमियम है जिनका प्रत्येक वर्ष भुगतान करने की आवश्यकता होती है। ये ज्यादातर मामलों में पूरी अवधि में एक समान रहते हैं और वार्षिक दर के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। जीवन बीमा कंपनियां देय प्रीमियम पर कुछ प्रकार की छूट की पेशकश कर सकती हैं। ऐसी 2 छूट हैं। बीमा धन के लिए। बीमा धन के लिए छूट उन लोगों को दी जाती है जो उच्च राशि वाली बीमा धन पॉलिसियां खरीदते हैं। उच्च बीमा धन की पॉलिसियां अधिक प्रीमियम अर्जित करती हैं और इसलिए अधिक लाभ प्राप्त करती हैं। प्रीमियम भुगतान की विधि के लिए जीवन बीमा कंपनियां वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही या मासिक आधार पर प्रीमियम भुगतान करने की अनुमति दे सकती हैं। विधि जितनी अधिक बार दोहराई जाएगी, सेवा की लागत उतनी ही अधिक होगी। बीमा कंपनियां वार्षिक और अर्धवार्षिक विधि पर छूट की अनुमति देकर इनके माध्यम से भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अतिरिक्त प्रभार 2 भागों में विभाजित है। पहला है मानक जीवन। बीमित व्यक्तियों के एक समूह के लिए तालिकाबद्ध प्रीमियम वसूल किया जाता है जो एक अतिरिक्त जोखिम उत्पन्न करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण कारक के अधीन नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन को मानक जीवन कहा जाता है और लगाई गई दरों को साधारण दरों के रूप में जाना जाता है। दूसरा, अगर बीमा के लिए प्रस्ताव करने वाला कोई व्यक्ति दिल की बीमारी या मधुमेह जैसी कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है जो उसके जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसे जीवन को अन्य मानक जीवन के संबंध में अधोमानक माना जाता है। ऐसे में बीमा कंपनी एक स्वास्थ्य अतिरिक्त के माध्यम से अतिरिक्त प्रीमियम वसूलने का फैसला कर सकता है। इसी प्रकार सर्कस के कलाबाज जैसे खतरनाक पेशे में लगे लोगों पर व्यावसायिक अतिरिक्त लगाया जा सकता है। धन्यवाद। अध्याय जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन। इस वीडियो में हम प्रीमियम निर्धारण की प्रक्रिया में प्रीमियम के विभिन्न घटकों के बारे में सीखेंगे और मुख्य रूप से मृत्यु और ब्याज दर के बारे में समझेंगे। आइए अब देखें कि जीवन बीमा कंपनियां कैसे उन दरों पर पहुंचती हैं जो प्रीमियम तालिकाओं में प्रस्तुत की जाती हैं। प्रीमियम निर्धारण की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्वों जैसे कि मृत्यु, ब्याज, प्रबंधन व्यय, आरक्षित निधियां और बोनस लदान पर विचार किया जाता है। पहले 2 तत्व शुद्ध प्रीमियम बनाते हैं, जबकि अन्य तत्व सकल या ऑफिस प्रीमियम प्राप्त करने के लिए शुद्ध प्रीमियम पर लोड किए जाते हैं। सबसे पहले हम मृत्यु और ब्याज दर को समझने से शुरू करेंगे। ये दोनों ही शुद्ध प्रीमियम बनाते हैं। मृत्यु प्रीमियम का पहला तत्व है।
यह मृत्यु तालिका का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जो हमें अलग अलग उम्र के लिए मृत्यु की दर का एक अनुमान देता है। मृत्यु तालिका में मृत्यु दर जितनी अधिक होगी, प्रीमियम उतना ही अधिक होगा। ब्याज सीधे तौर पर वह छूट की दर है जिसे हम भविष्य में किए जाने वाले दावा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए मान लेते हैं। ब्याज दर जितनी अधिक मानी जाएगी, प्रीमियम उतना ही कम होगा। आइए हम शुद्ध प्रीमियम और ऑफिस प्रीमियम के बारे में और जानकारी हासिल करें। भविष्य की सभी दावा देनदारियों की रियायती वर्तमान मूल्य से शुद्ध एकल प्रीमियम निकलता है। शुद्ध एकल प्रीमियम से हम शुद्ध स्तरीय वार्षिक प्रीमियम प्राप्त कर सकते हैं। शुद्ध एकल प्रीमियम को एक समान बनाया जाता है ताकि यह प्रीमियम भुगतान अवधि में देय हो सके। ऑफिस प्रीमियम शुद्ध प्रीमियम और लोडिंग राशि को जोड़कर बनता है। लोडिंग की राशि निर्धारित करते समय 3 विचारों या मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। 1. पर्याप्तता। सभी पॉलिसियों से मिलने वाला कुल लोडिंग कंपनी के कुल परिचालन खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। इसे सुरक्षा का एक मार्जिन भी प्रदान करना चाहिए और अंत में इसे कंपनी के लाभ या सरप्लस में योगदान करना चाहिए। 2. समानता। खर्चे और सुरक्षा मार्जिन आदि योजना के प्रकार, उम्र और अवधि आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार की पॉलिसियों के बीच समान रूप से विभाजित होने चाहिए। इसके पीछे यह विचार है कि पॉलिसी के प्रत्येक वर्ग को अपनी स्वयं के लागतों के लिए भुगतान करना चाहिए, ताकि जहां तक संभव हो पॉलिसी का एक वर्ग दूसरे को आर्थिक सहायता प्रदान न करे। 3. प्रतिस्पर्धात्मकता। परिणामतः प्राप्त सकल प्रीमियम कंपनी को अपनी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में सुधार करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। अगर लोडिंग बहुत अधिक होता है तो यह पॉलिसियों को बहुत महंगा बना देगा और लोग इन्हें नहीं खरीदेंगे। धन्यवाद। अध्याय जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन की इस वीडियो में हम प्रीमियम निर्धारण की प्रक्रिया में खर्च एवं आरक्षित निधियों के बारे में समझेंगे। जीवन बीमा कंपनियों को परिचालन संबंधी विभिन्न प्रकार के खर्चे उठाने पड़ते हैं, जिनमें शामिल निम्न हैं: एजेंटों का प्रशिक्षण और भर्ती, एजेंटों के कमीशन, कर्मचारियों का वेतन, कार्यालय परिसर, कार्यालय लेखन सामग्री, विद्युत प्रभार, अन्य विविध खर्च आदि। बीमा कंपनियों द्वारा इन सभी का भुगतान एकत्र किए जाने वाले प्रीमियमों से किया जाता है। इन खर्चों को शुद्ध प्रीमियम में लोड किया जाता है। जीवन बीमा कंपनी 2 प्रकार के खर्चे करती है। पहला, जिसे नए व्यवसाय के खर्चे के रूप में जाना जाता है, अनुबंध के प्रारंभिक स्तर पर खर्च किए जाते हैं। खर्चों का दूसरा प्रकार, जिसे नवीकरण व्यय के रूप में जाना जाता है, बाद के वर्षों में खर्च किए जाते हैं। खर्चे भी अलग अलग तरीकों से निर्धारित होते हैं, जो खर्च के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर एजेंसी प्रबंधकों, विकास अधिकारियों के लिए कमीशन और प्रोत्साहन अर्जित प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में तय किए जाते हैं। दूसरी ओर, चिकित्सा परीक्षकों की फीस और पॉलिसी स्टाम्प जैसे खर्चे बीमा धन की राशि या पॉलिसी के अंकित मूल्य के आधार पर बदलते हैं और इन्हें बीमा धनराशि से संबंधित माना जाता है। खर्चों की तीसरी श्रेणी वेतन और किराए जैसे ऊपरी खर्चों की है, जो आमतौर पर गतिविधियों के स्वरूप के साथ बदलती है और यह नतीजतन सेवा प्रदान की जा रही पॉलिसियों की संख्या पर निर्भर करती है। पॉलिसियों की संख्या के संदर्भ में व्यवसाय की मात्रा जितनी अधिक होगी, ऊपरी खर्चे उतने ही अधिक होंगे। उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर शुद्ध प्रीमियम में सामान्य लोडिंग के 3 भाग होंगे। प्रीमियमों का प्रतिशतांक प्रत्येक 1000 बीमा धनराशि के लिए एक स्थिर राशि या अंकित राशि, जिसे शुद्ध प्रीमियम में जोड़ा जाता है, प्रति पॉलिसी एक स्थिर राशि। इसके बाद हम आकस्मिकताओं को लोड करने के बारे में सीखेंगे। खर्चों के अलावा बीमा कंपनी को लगातार इस जोखिम का सामना भी करना पड़ता है कि वास्तविक अनुभव अनुबंध डिजाइन करने के स्तर पर किए गए अनुमानों से अलग हो सकता है। जोखिम का एक स्रोत चूक और आहरणों का निकासी का है। चूक का मतलब यह है कि पॉलिसी धारक प्रीमियमों का भुगतान करना बंद कर देता है और आहरण के मामले में पॉलिसी धारक पॉलिसी का समर्पण कर देता है और पॉलिसी के उपार्जित नकद मूल्य से एक राशि प्राप्त करता है। लैप्स गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर पहले 3 वर्षों के भीतर होते हैं। इस तरह की सबसे अधिक घटना आमतौर पर अनुबंध के पहले वर्ष में ही होती है। जीवन बीमा कंपनियां इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले रिसाव के पूर्वानुमान में एक लोडिंग शामिल करती हैं। लाभ में सहभागिता से भी प्रीमियमों में बोनस लोडिंग नामक एक तत्व की शुरुआत हुई।
प्रीमियम के भीतर लाभ के लिए इस प्रकार एक मार्जिन उपलब्ध कराने का विचार था कि यह अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के विरुद्ध एक अतिरिक्त सहारे के रूप में काम करे, और बांटे गए अधिशेष बोनस के रूप में के पॉलिसी के हिस्से के लिए भी भुगतान करे। बोनस लोडिंग की सुविधा का एक कारण जिससे जीवन बीमा कंपनियां अपनी दीर्घकालिक देनदारी चुकाने की क्षमता और पूंजी की पर्याप्तता के बारे में आश्वस्त हो गई थीं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सकल प्रीमियम बराबर कुल प्रीमियम प्लस खर्चों के लिए लोडिंग प्लस आकस्मिकताओं के लिए लोडिंग प्लस बोनस लोडिंग। धन्यवाद। अध्याय जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और मूल्यांकन के इस अंतिम वीडियो में हम अधिशेष और बोनस के बारे में सीखेंगे और यह कैसे बीमाकर्ता और पॉलिसी धारक को प्रभावित करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित विषयों को सीखेंगे। आइए हम अधिशेष और बोनस की बुनियादी अवधारणा को समझते हैं। देनदारी मूल्य की तुलना में परिसंपत्तियों का मूल्य अधिक होना अधिशेष कहलाता है। यदि यह नकारात्मक है तो इसे एक दबाव के रूप में जाना जाता है। हर जीवन बीमा कंपनी से अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का एक नियत समय पर मूल्यांकन कराने की अपेक्षा की जाती है। इस तरह के मूल्यांकन के दो उद्देश्य हैं: जीवन बीमा कंपनी की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए, दूसरे शब्दों में यह निर्धारित करने के लिए कि यह देनदारी चुकाने में सक्षम है या दिवालिया। पॉलिसी धारकों, शेयर धारकों में वितरण के लिए उपलब्ध अधिशेष का निर्धारण करने के लिए। संपत्तियों का मूल्यांकन तीन में से किसी भी एक तरीके से किया जाता है। पहला है अंकित मूल्य पर। यह वही मूल्य है जिस पर जीवन बीमा कंपनी ने अपनी संपत्ति खरीदी या प्राप्त की है। दूसरा है बाजार मूल्य पर। बाजार में जीवन बीमा कंपनी की परिसंपत्तियों का मूल्य। तीसरा है वर्तमान बट्टागत मूल्य। विभिन्न परिसंपत्तियों से भविष्य में होने वाली आय और इसे वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत करना। जीवन बीमा कंपनी का अधिशेष एक साधारण कंपनी के लाभ के समान है, जिसे बांटा नहीं गया है बल्कि रख लिया गया है। इन्हें अपने पास रोकी कमाई के रूप में जाना जाता है। ये कंपनी की आर्थिक सुदृढ़ता में योगदान करते हैं। अधिशेष वह स्रोत भी है जिसमें से कंपनी की बुनियादी पूंजी, इसकी इक्विटी या निवल मूल्य बढ़ सकती है। आइए अब हम देखें कि निर्धारित किए जाने वाले अधिशेष को कैसे आवंटित किया जाएगा। सॉल्वेंसी, अपने पास चुकाने की क्षमता की आवश्यकताएं। सबसे पहले देयताओं की तुलना में संपत्तियों के अतिरिक्त के एक भाग को भविष्य की अप्रत्याशित विपत्तियों की स्थिति में पॉलिसी धारक की सुरक्षा के लिए रखा जाना चाहिए। फ्री परिसंपत्तियां, अनावंटित वितरण के लिए रखने का दूसरा प्रयोजन फ्री संपत्तियों के स्तर को बढ़ाना है। फ्री संपत्तियां बर्डन रहित होती हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी देनदारी को पूरा करने के लिए इनकी आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार जीवन बीमा कंपनी इनका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होती है। अब जब हम समझते हैं कि अधिशेष का मतलब क्या है, तो आइए हम बोनस और उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। बोनस का भुगतान अनुबंध के तहत देय बुनियादी लाभ के अतिरिक्त के रूप में किया जाता है। बोनस का सबसे आम रूप प्रत्यावर्ती बोनस है। इन्हें प्रत्यावर्ती बोनस कहा जाता है क्योंकि यह पॉलिसी धारक को केवल तभी प्राप्त होता है जब अनुबंध मृत्यु या परिपक्वता से दावा बन जाता है। प्रत्यावर्ती बोनसों के विभिन्न प्रकार होते हैं। साधारण प्रत्यावर्ती बोनस, यह अनुबंध के तहत बुनियादी नकद लाभ के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में इसे प्रति 1000 बीमा धन की राशि के रूप में घोषित किया जाता है। कंपाउंड बोनस, यहाँ कंपनी बुनियादी लाभ और पहले से जुड़े बोनसों के प्रतिशत के रूप में बोनस घोषित करती है। इस प्रकार यह बोनस पर एक बोनस है। इसे व्यक्त करने का एक तरीका @8% की मूल बीमा राशि सहित पहले से जुड़े बोनस के रूप में हो सकता है। टर्मिनल बोनस, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह बोनस केवल अपनी अनुबंधात्मक समाप्ति, मृत्यु या परिपक्वता द्वारा पर अनुबंध से जुड़ता है। यह बोनस बाद के वर्षों के बारे में किसी भी प्रतिबद्धता के बिना केवल परिणामी वर्ष के दावों के लिए घोषित किया जाता है, प्रत्यावर्ती बोनस के मामले की तरह। इस प्रकार 2013 के लिए घोषित टर्मिनल बोनस केवल 2013-14 के दौरान उत्पन्न हुए दावों के लिए लागू होगा, न कि बाद के वर्षों के लिए। अंत में टर्मिनल बोनस अनुबंध की समयावधि पर निर्भर करते हैं और अवधि बढ़ने के साथ बढ़ जाते हैं।
अब हम अधिशेष के वितरण का एक अन्य तरीका अंशदान विधि के बारे में समझेंगे। इस विधि में अधिशेष के 3 स्रोतों पर ध्यान दिया जाता है: अतिरिक्त ब्याज, मृत्यु बचत और खर्च तथा अन्य लोडिंग के संबंध में होने वाली बचत। इस प्रकार अधिशेष मृत्यु, ब्याज और खर्चों के संबंध में बीते वर्ष में जो घटित होने की अपेक्षा की गई थी और जो वास्तव में घटित हुआ, उसके अंतर से निकाला जाता है। यूलिप प्रीमियम में पॉलिसी आवंटन प्रभार, निवेश जोखिम प्रीमियम और मृत्यु दर शामिल हैं। इनमें उत्पादों के डिजाइन का एक अलग दृष्टिकोण होता है और ये सिद्धांतों के एक अलग सेट का पालन करते हैं। यूनिट बनाना। इन पॉलिसियों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके लाभ दावा भुगतान देय होने की तिथि को पॉलिसी धारक के खाते में जमा किए गए यूनिटों के मूल्य से पूर्णतः या अंशतः निर्धारित होते हैं। पारदर्शी संरचना। यूनिट लिंक्ड उत्पाद के मामले में बीमा सुरक्षा के लिए शुल्क और खर्च के घटक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होते हैं। प्रीमियम से इन शुल्कों की कटौती कर लिए जाने के बाद खाते की शेष राशि और इसकी आय को यूनिटों में निवेश किया जाता है। इन यूनिटों का मूल्य प्रदर्शन के एक पूर्व निर्धारित सूचकांक के संदर्भ में तय किया जाता है। मूल्य निर्धारण। यूनिट लिंक्ड पॉलिसियों के तहत बीमा धारक यह तय करता है कि वह नियमित अंतराल पर कितनी प्रीमियम राशि का योगदान कर सकता है। प्रीमियम एक न्यूनतम राशि के अधीन जिसका भुगतान करना आवश्यक हो सकता है भिन्न हो सकते हैं। बीमा कवर भुगतान किए गए प्रीमियमों का एक गुणज होता है। निवेश के जोखिम को वहन करना। निवेश के जोखिम को पॉलिसी धारक, यूनिट धारक द्वारा वहन किया जाता है, तथापि जीवन बीमा कंपनी मृत्यु और खर्च के जोखिम वहन कर सकती है। आइए हम इस अध्याय में शामिल विषयों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अध्याय दस्तावेजीकरण प्रस्ताव चरण के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। जीवन बीमा उद्योग में हम बहुसंख्यक फॉर्म और दस्तावेजों के साथ कामकाज करते हैं। ये बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच संबंधों में स्पष्टता लाने के प्रयोजन से आवश्यक हैं। इस अध्याय में इस प्रस्ताव चरण में शामिल विभिन्न दस्तावेजों और उनके महत्व के बारे में जानेंगे। विवरण पुस्तिका। प्रोस्पेक्टस बीमा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जो उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जीवन बीमा कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोस्पेक्टस में इसकी प्रत्येक बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का उल्लेख होना चाहिए। नियम एवं शर्तें। लाभों का दायरा, गारंटीकृत और गैर गारंटीकृत, अधिकार, अपवाद, योजना सहभागी है या गैर सहभागी। प्रोस्पेक्टस एक परिचयात्मक दस्तावेज की तरह है जो कंपनी के उत्पादों से परिचित होने में संभावित पॉलिसी धारक की मदद करता है। प्रस्ताव पत्र को IRDA अधिनियम 2002 के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया है: बीमा के लिए प्रस्तावक द्वारा भरा जाने वाला एक ऐसा पत्र जिसमें किसी जोखिम के संबंध में बीमा कंपनी के लिए आवश्यक समस्त महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाएगी, जो जोखिम को लेने के लिए बीमा कंपनी को यह तय करने में सक्षम बनाएगा कि जोखिम को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार, और जोखिम को स्वीकार किए जाने की स्थिति में दिए जाने वाले कवर की दरें, नियम और शर्तें क्या होंगी। इन विनियमों के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण का मतलब और इसमें बीमा कंपनी द्वारा कवर किए जाने वाले जोखिम के अंडरराइटिंग के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण, आवश्यक और प्रासंगिक जानकारी शामिल होगी। जहां IRDAI ने प्रस्ताव पत्र को परिभाषित किया, फर्म के डिजाइन और सामग्री को बीमा कंपनी के विवेक पर खुला छोड़ दिया गया। एजेंट प्राथमिक अंडर जोखिमांकक है। जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक पॉलिसी धारक के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य और विवरणों का खुलासा एजेंट द्वारा उसकी रिपोर्ट में किया जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य, आदतों, पेशा, आय की बातों और परिवार के विवरण का रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना आवश्यक है। चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट। कई मामलों में बीमार्थी की एक ऐसे चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय जांच करानी होती है जो बीमा कंपनी द्वारा पैनलबद्ध है। ऊंचाई, वजन, रक्तचाप, हृदय की स्थिति आदि जैसी शारीरिक विशेषताओं से संबंधित विवरण चिकित्सक द्वारा लेखा रिपोर्ट में उल्लेख किए जाते हैं, जिसे चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट कहते हैं। चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट की आवश्यकता आमतौर पर उस समय होती है जब गैर चिकित्सीय बीमा लेखन के तहत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावित बीमा राशि या बीमार्थी की आयु अधिक है या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनका खुलासा
प्रस्ताव में किया गया है, जो एक चिकित्सा परीक्षक की जांच और रिपोर्ट की मांग करते हैं। इससे बीमा कंपनी के बीमांकनकर्ता को बीमार्थी की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति का एक ब्यौरा मिल जाता है। नैतिक खतरे में यह संभावना रहती है कि जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के परिणाम स्वरूप ग्राहक का व्यवहार बदल सकता है और इस तरह के बदलाव से नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी। कंपनी को अपनी बीमा कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा नैतिक खतरा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। आयु का प्रमाण। जीवन बीमा में मृत्यु का जोखिम उम्र के साथ बढ़ता जाता है, इसलिए उम्र वह कारक है जिसका उपयोग बीमा कंपनियां बीमार्थी की जोखिम प्रोफाइल निर्धारित करने में करती हैं। आयु के मानक प्रमाण। आयु के मानक प्रमाण माने जाने वाले कुछ दस्तावेज इस प्रकार हैं: स्कूल या कॉलेज का प्रमाण पत्र, नगर निगम के रिकॉर्ड से निकाली गई जन्म प्रमाण पत्र प्रति, पासपोर्ट, पैन कार्ड, सर्विस रजिस्टर, नामकरण प्रमाण पत्र, पारिवारिक बाइबल से निकाली गई प्रमाणित प्रति अगर इसमें जन्म तिथि अंकित है, रक्षा कर्मियों के मामले में पहचान पत्र, रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र। आयु के गैर मानक प्रमाण। जब उपरोक्त की तरह आयु के मानक प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं तो जीवन बीमा कंपनी एक गैर मानक आयु प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है। गैर मानक आयु प्रमाण माने जाने वाले कुछ दस्तावेज हैं: जन्म कुंडली, राशन कार्ड, स्वयं घोषणा के माध्यम से एक शपथ पत्र, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र। धन्यवाद। अध्याय दस्तावेजीकरण प्रस्ताव चरण के इस वीडियो में हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी दस्तावेज और फ्री लुक अवधि के बारे में जानेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग काले धन को वैध करना, अवैध धन के अवैध मूल को छुपाकर इसे अर्थव्यवस्था में लाने की प्रक्रिया है ताकि यह कानूनी तौर पर प्राप्त किया गया प्रतीत हो सके। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 काले धन को वैध करने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त की गई संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए 2005 से प्रभाव में आया। यह मनी लॉन्ड्रिंग का उल्लेख एक ऐसे अपराध के रूप में करता है जो 3 से 7 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडनीय है। प्रत्येक बीमा कंपनी को एक AML नीति रखना और तदनुसार IRDAI के पास इसकी एक प्रति दर्ज कराना आवश्यक है। AML कार्यक्रम में निम्न बातें शामिल होनी चाहिए: आंतरिक नीतियां, प्रक्रियाएं और नियंत्रण, एक प्रमुख अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, AML उपायों पर एजेंटों की भर्ती और प्रशिक्षण, आंतरिक लेखा परीक्षा नियंत्रण। अपने ग्राहक को जानें। किसी व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया है। बैंक और बीमा कंपनियां पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और काले धन को वैध करने के प्रयासों को रोकने के लिए तेजी से अपने ग्राहकों से विस्तृत जानकारी की मांग कर रही हैं। एजेंटों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावक केवाईसी प्रक्रिया के भाग के रूप में निम्नलिखित के साथ प्रस्ताव पत्र प्रस्तुत करते हैं: फोटोग्राफ, आयु का प्रमाण, पते का प्रमाण, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, बैंक पासबुक आदि। पहचान का प्रमाण, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि। उच्च मूल्य के लेन देनों के मामले में आय प्रमाण संबंधी दस्तावेज। फ्री लुक अवधि या कूलिंग अवधि वह अवधि है जिसके दौरान अगर किसी पॉलिसी धारक ने कोई पॉलिसी खरीदी है और इसे रखना नहीं चाहता है तो वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन इसे वापस कर सकता है और अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकता है। वह पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है। उसे लिखित रूप में कंपनी को बताना होगा। प्रीमियम की धन वापसी में से कवर की गई अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम, चिकित्सा जांच और स्टाम्प ड्यूटी चार्ज पर बीमा कंपनी द्वारा किए गए खर्चों को समायोजित किया जाएगा। आइए इस अध्याय में शामिल विषयों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अध्याय दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण 1 के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम किसी प्रस्ताव के जीवन बीमा पॉलिसी बनने में शामिल विभिन्न दस्तावेजों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम सबसे पहले प्रथम प्रीमियम रसीद के बारे में समझते हैं। कोई बीमा अनुबंध तब शुरू होता है जब जीवन बीमा कंपनी प्रथम प्रीमियम रसीद FPR जारी करती है।
FPR इस बात का प्रमाण है कि पॉलिसी अनुबंध शुरू हो गया है। प्रथम प्रीमियम रसीद में निम्नलिखित जानकारी शामिल होती है: बीमित व्यक्ति का नाम और पता, पॉलिसी नंबर, भुगतान की गई प्रीमियम राशि, प्रीमियम भुगतान की विधि और आवृत्ति, प्रीमियम भुगतान की अगली देय तिथि, जोखिम प्रारंभ होने की तिथि, पॉलिसी की अंतिम परिपक्वता तिथि, अंतिम प्रीमियम भुगतान की तिथि, बीमा धन। FPR जारी करने के बाद बीमा कंपनी प्रस्तावक से आगे के प्रीमियम प्राप्त होने पर ही प्रीमियम रसीदें जारी करेगी। इन रसीदों को नवीकरण प्रीमियम रसीदों RPR के रूप में जाना जाता है। RPR प्रीमियम भुगतान से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में भुगतान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। अध्याय दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण 1 के इस अगले वीडियो में हम पॉलिसी दस्तावेज के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित अवधारणाओं को कवर करेंगे। पॉलिसी दस्तावेज बीमा धारक और बीमा कंपनी के बीच संपन्न अनुबंध का साक्ष्य है। यह अपने आप में एक अनुबंध नहीं है। अगर पॉलिसी धारक से पॉलिसी दस्तावेज खो जाता है तो यह बीमा अनुबंध को प्रभावित नहीं करता है। बीमा कंपनी अनुबंध में कोई भी बदलाव किए बिना एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी करेगी। पॉलिसी दस्तावेज एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प लगे होने चाहिए। मानक पॉलिसी दस्तावेज के आमतौर पर 3 भाग होते हैं: पॉलिसी अनुसूची, मानक प्रावधान, पॉलिसी के विशिष्ट प्रावधान। अब हम उन्हें विस्तार से अध्ययन करते हैं। पॉलिसी अनुसूची पहला भाग बनती है। यह आमतौर पर पॉलिसी के मुख्य पृष्ठ पर बनती है। इनमें सामान्यतः निम्नलिखित जानकारी शामिल रहती है: बीमा कंपनी का नाम, किसी पॉलिसी के लिए कुछ विशिष्ट विवरण जैसे पॉलिसी मालिक का नाम और पता, जन्म तिथि, योजना और पॉलिसी अनुबंध की अवधि, बीमा धन इत्यादि। बीमा कंपनी का भुगतान करने का वादा, यह बीमा अनुबंध की मूल विषय वस्तु है। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर और पॉलिसी स्टाम्प। बीमा लोकपाल का पता। यहाँ हम पॉलिसी दस्तावेज के अन्य 2 हिस्सों अर्थात मानक नीति प्रावधानों और पॉलिसी के विशिष्ट प्रावधान के बारे में सीखेंगे। पॉलिसी दस्तावेज का दूसरा घटक पॉलिसी के मानक प्रावधानों से संबंधित रहता है, जो आमतौर पर सभी जीवन बीमा अनुबंधों में शामिल होते हैं जब तक कि इन्हें विशेष रूप से अपवर्जित किया गया हो। ये मानक प्रावधान अनुबंध के तहत लागू अधिकारों और विशेषाधिकारों तथा अन्य शर्तों को परिभाषित करते हैं। पॉलिसी दस्तावेज के तीसरे भाग में पॉलिसी के विशिष्ट प्रावधान शामिल होते हैं, जो व्यक्तिगत पॉलिसी अनुबंध के लिए विशिष्ट होते हैं। ये दस्तावेज के सामने वाले भाग में मुद्रित हो सकते हैं या एक अनुलग्नक के रूप में अलग से सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये प्रावधान आमतौर पर बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच विशेष अनुबंध से जुड़े होते हैं। आइए इस अध्याय में शामिल विषयों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। अध्याय दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण 2 के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम पॉलिसी दस्तावेज में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय में जिन प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है उनमें रियायती अवधि, पॉलिसी की चूक और गैर जब्ती आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। आइए सबसे पहले हम रियायती अवधि के बारे में समझते हैं। रियायती अवधि क्लॉज प्रीमियम देय होने के बाद इसका भुगतान करने के लिए पॉलिसी धारक को एक अतिरिक्त समयावधि प्रदान करता है। रियायत अवधि की मानक सीमा 31 दिनों की होती है। रियायत के दिनों की गणना प्रीमियम भुगतान के लिए देय तिथि के बाद अगले दिन से की जा सकती है। अगर प्रीमियम का भुगतान रियायती अवधि के भीतर किया जाता है तो इसे समय पर भुगतान माना जाता है और इसलिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है। यह प्रावधान पॉलिसी को रियायत अवधि के दौरान चालू हालत में रखने में सक्षम बनाता है, जो अन्यथा प्रीमियम का भुगतान न होने के कारण व्यवगत हो गई होती। अगर रियायत अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रीमियम का भुगतान नहीं होता है तो पॉलिसी को चूक माना जाएगा और कंपनी मृत्यु लाभ का भुगतान करने के दायित्व के अधीन नहीं है। अगर रियायती अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रीमियम भुगतान नहीं किए जाते हैं तो पॉलिसी को लोप होने पर विचार किया जाएगा और कंपनी मौत के लाभ का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। धन्यवाद। अध्याय दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण 2 के इस अगले वीडियो में हम यह सीखेंगे कि पॉलिसी की चूक और उसको पुनः स्थापन कैसे कर सकते हैं। यहाँ हम निम्नलिखित अवधारणाओं को शामिल करेंगे।
सभी स्थायी जीवन बीमा अनुबंध एक लैप्स पॉलिसी के पुनर्चलन की अनुमति देती हैं। पुनः स्थापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवन बीमा कंपनी किसी ऐसी पॉलिसी को वापस चालू हालत में लाती है जिसे या तो प्रीमियमों का भुगतान न होने के कारण समाप्त कर दिया गया है या किसी गैर जब्ती प्रावधान के तहत जारी रखा गया है। पॉलिसी का पुनर्चलन बीमा धारक का बिना शर्त अधिकार नहीं हो सकता। इसे केवल कुछ शर्तों के तहत पूरा किया जा सकता है। बीमा कंपनी के लिए जोखिम में कोई वृद्धि नहीं। रिजर्व का निर्माण। पॉलिसी धारक को ऐसी प्रीमियम राशियों का भुगतान ब्याज के साथ करना होगा जो उसी रिजर्व के निर्माण का कारण बनेगा जो पॉलिसी व्यपगत नहीं होने की स्थिति में इसने इकट्ठा किया होता। विशेष समयावधि के भीतर पुनरुद्धार आवेदन। लगातार बीमा करने योग्य स्थिति रहने का संतोषजनक प्रमाण। पुराने देय प्रीमियमों का ब्याज के साथ भुगतान। पॉलिसी मालिक को प्रत्येक प्रीमियम की देय तिथि से ब्याज के साथ सभी पुराने देय प्रीमियमों का भुगतान करना आवश्यक है। बकाया ऋण का भुगतान। बीमा धारक को किसी भी बकाया पॉलिसी ऋण का भुगतान करना होगा या किसी भी मौजूदा ऋणग्रस्तता को बहाल करना होगा। आइए अब हम कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालें जिनके माध्यम से पॉलिसी पुनर्चल का काम पूरा किया जा सकता है। आमतौर पर कोई व्यक्ति एक लैप्स पॉलिसी को पुनर्चल कर सकता है अगर पुनर्चल प्रथम बकाया प्रीमियम की तिथि से एक निश्चित अवधि जैसे 5 वर्ष के भीतर किया जाता है। साधारण पुनर्चल। पुनर्चल का सरलतम रूप वह है जिसमें ब्याज के साथ प्रीमियम की बकाया राशि का भुगतान किया जाना शामिल है। यह पॉलिसी के समर्पण मूल्य अर्जित न कर लेने पर भी किया जाता है। विशेष पुनर्चल। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी पॉलिसी ने 3 वर्षों के भीतर न्यूनतम समर्पण मूल्य हासिल नहीं किया हो। ऐसे मामले में एक नई पॉलिसी लिखी गई है जिसकी प्रारंभिक तिथि लैप्स हुई पॉलिसी के प्रारंभ होने की मूल तारीख के 2 साल के भीतर है। ऋण सह पुनर्चलन। यह सिर्फ एक पुनर्चलन नहीं है बल्कि इसमें 2 लेन देन शामिल हैं। साथ साथ एक ऋण प्रदान करना और पॉलिसी का पुनर्चलन। प्रीमियम की बकाया राशियों और ब्याज की गणना सामान्य पुनर्चलन के मामले के समान की जाती है। किश्तों द्वारा पुनर्चलन अर्जित। अंत में हम किश्त पुनर्जीवन पर आते हैं जिसकी अनुमति उस स्थिति में दी जाती है जब पॉलिसी धारक एक मुश्त राशि में प्रीमियम की बकाया राशियों का भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है और न ही पॉलिसी को विशेष पुनर्जीवन योजना के तहत पुनर्जीवित किया जा सकता है। इस तरह के मामले में प्रीमियम के बकाया राशियों की गणना सामान्य तरीके से की जाएगी जैसा कि सामान्य पुनर्जीवन योजना के तहत होता है। धन्यवाद। अध्याय दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण 2 के इस अगले वीडियो में हम गैर जब्ती के प्रावधानों के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित विषयों को कवर करेंगे। जब कोई पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो पॉलिसी धारक के पास बीमा अधिनियम के तहत कई विकल्प होते हैं जिन्हें गैर जब्ती के विकल्प के रूप में जाना जाता है, जैसे समर्पण मूल्य की पात्रता, पॉलिसी को चुकता करना, अग्रिम प्रीमियम के जरिए पॉलिसी को चालू रखना, समर्पण मूल्य से अवधि बीमा कवर प्रदान करना। भारत का कानून यह प्रावधान करता है कि अगर कम से कम 3 लगातार वर्षों के लिए प्रीमियम भुगतान किया गया है तो ऐसी स्थिति में एक गारंटीकृत समर्पण मूल्य होगा। आइए अब समझें कि जीवन बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य की गणना कैसे की जाती है। जीवन बीमा कंपनियों के पास आमतौर पर एक चार्ट होता है जो विभिन्न समयों पर समर्पण मूल्यों और समर्पण मूल्यों की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि को सूचीबद्ध करता है। यह सूत्र बीमा के प्रकार और योजना, पॉलिसी की उम्र और पॉलिसी प्रीमियम भुगतान अवधि की सीमा को ध्यान में रखता है। पॉलिसी धारक को अंततः एक शुद्ध समर्पण मूल्य प्राप्त होता है। समर्पण मूल्य चुकता मूल्य का 1% होता है। समर्पण मूल्य भुगतान किए गए प्रीमियम भुगतान के 1% के रूप में निकलता है जिसे गारंटीकृत समर्पण मूल्य कहा जाता है। समर्पण पर व्यक्ति को हाथ में मिलने वाली नकदी की वास्तविक राशि पॉलिसी में निर्धारित समर्पण मूल्य राशि से अलग हो सकती है। इसका कारण यह है कि चुकता आधिक्य, बोनस या लाभांश संचय, एडवांस प्रीमियम भुगतान या प्रीमियमों में अंतराल, पॉलिसी ऋण आदि के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए नकद समर्पण मूल्य से जोड़ या घटाव हो सकता है। यहाँ हम पॉलिसी ऋण के बारे में सीखेंगे। नकद मूल्य जमा करने वाली जीवन बीमा पॉलिसियों में पॉलिसी धारक को ऋण के लिए जमानत के रूप में पॉलिसी के नकद मूल्य का उपयोग करके बीमा कंपनी से पैसे उधार लेने का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है। पॉलिसी ऋण आमतौर पर पॉलिसी के समर्पण मूल्य के एक निर्धारित प्रतिशत जैसे 90% तक सीमित होता है। ध्यान दें
कि पॉलिसी धारक अपने स्वयं के खाते से उधार लेता है। बीमा कंपनियां आमतौर पर पॉलिसी ऋणों पर ब्याज वसूलती हैं, जो अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप में देय होते हैं। अगर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो ये पॉलिसी ऋण का हिस्सा बन जाते हैं और बकाया ऋण में शामिल कर लिए जाते हैं। क्या होगा अगर पॉलिसी धारक ऋण लेने के बाद ऋण पर ब्याज और भविष्य की प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करता है? ऐसी स्थिति में पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अगर पॉलिसी लैप्स स्थिति में है और आगे कोई नया प्रीमियम नहीं आ रहा है, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां बकाया ऋण की राशि और उस पर बकाया ब्याज को जोड़कर कुल ऋण पॉलिसी के नकद मूल्य की राशि से अधिक हो जाता है। बीमा कंपनियां आमतौर पर फोरक्लोजर नामक कार्रवाई करती हैं। बीमा कंपनी द्वारा फोरक्लोजर की कार्रवाई का सहारा लिए जाने से पहले पॉलिसी धारक को नोटिस दिया जाएगा। पॉलिसी समाप्त हो जाती है और उपलब्ध नकद मूल्य से बकाया ऋण और ब्याज को समायोजित किया जाता है। इसके बाद बची कोई भी अतिरिक्त राशि पॉलिसी धारक को भुगतान की जा सकती है। पॉलिसी ऋण दो संदर्भों में एक साधारण व्यावसायिक ऋण से अलग होता है। पॉलिसी ऋण में पॉलिसी मालिक कानूनी तौर पर ऋण चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। वह अपनी पसंद से किसी भी समय पूर्ण या आंशिक ऋण की अदायगी कर सकता है। व्यावसायिक ऋण एक लेनदार देनदार संबंध बनाता है, जिसमें ऋणकर्ता ऋणदाता को ऋण चुकाने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होता है। पॉलिसी ऋण में किसी क्रेडिट जांच की आवश्यकता नहीं है। चूंकि बीमा कंपनी वास्तव में पॉलिसी धारक को अपना स्वयं का धन उधार नहीं देती है, इसे ऋणकर्ता पर क्रेडिट जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। व्यावसायिक ऋण में ऋणदाता ऋणकर्ता पर एक संपूर्ण क्रेडिट या साख की जांच करता है। धन्यवाद। अध्याय दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण 2 के इस अगले वीडियो में हम विशेष पॉलिसी प्रावधान और एंडोर्समेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम नामांकन प्रक्रिया के बारे में सीखेंगे। नामांकन वह प्रक्रिया है जहां बीमित व्यक्ति उन व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव करता है जिसे उसकी मृत्यु के बाद बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। बीमित व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामितियों के रूप में नामांकित कर सकता है। नामिती वैध उन्मयन के अधिकृत होते हैं और उन्हें इसका अधिकार देने वाले व्यक्ति की ओर से एक न्यासी के रूप में इस धनराशि को रखना होता है। नामांकन पॉलिसी खरीदे जाते समय या बाद में किया जा सकता है। अपने स्वयं के जीवन पर पॉलिसी रखने वाला धारक उस व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है जिसे उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा प्राप्त धनराशि का भुगतान किया जाएगा। जहां नामिती एक नाबालिग होता है, वहां पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। पॉलिसी में दूसरा एंडोर्समेंट करके नामांकन को बदला जा सकता है। अब हम नामांकन से संबंधित कुछ कानूनी प्रावधानों को सीखते हैं। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 में निम्नलिखित प्रावधान प्रदान किए गए हैं। पहला, नामांकन कब किया जा सकता है। दूसरा, नामांकन पृष्ठांकन द्वारा किया जा सकता है। तीसरा, नामांकन में जुड़ाव, बदलाव या रद्दकरण। चौथा, समनुदेशन नामांकन को रद्द कर देता है। पांचवा, नामिती की मृत्यु। छठवां, उत्तरजीवी नामिती या नामितियों को पॉलिसी धनराशि का और नामांकन MWP अधिनियम की धारा 6 के लिए लागू नहीं। धन्यवाद। अध्याय दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण 2 के इस अगले वीडियो में हम स्पेशल पॉलिसी प्रावधान और एंडोर्समेंट के दूसरे भाग अर्थात समनुदेशन के बारे में सीखेंगे। समनुदेशन शब्द का संदर्भ साधारणतया लिखित रूप में संपत्ति के अंतरण से होता है, जो संपत्ति की सुपुर्दगी से होने वाले अंतरण से भिन्न होता है। समनुदेशन होने पर नामांकन रद्द हो जाता है, सिवाय उस मामले के जब समनुदेशन एक पॉलिसी ऋण के लिए बीमा कंपनी को किया गया होता है। जीवन बीमा पॉलिसी के समनुदेशन का मतलब पॉलिसी संपत्ति के रूप में अधिकार, स्वामित्व और हित का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरण करना है। जो व्यक्ति अधिकारों का अंतरण करता है उसे समनुदेशक कहा जाता है और जिस व्यक्ति को संपत्ति अंतरण की जाती है उसे समनुदेशिती कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रावधान में से एक का कहना है कि समनुदेशिती एक ऐसा दावा प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा जिसे किसी कारण से बीमा किए जाने से इनकार कर दिया जाता है। समनुदेशन के लिए पार्टियों को अनुबंध करने के लिए सक्षम होना आवश्यक है और वे कानूनी अयोग्यताओं के अधीन नहीं होने चाहिए। समनुदेशन के 2 प्रकार होते हैं। सशर्त समनुदेशन में यह प्रावधान रहता है कि बीमित व्यक्ति के परिपक्वता की तिथि तक जीवित रहने पर या समनुदेशिती की मौत होने पर
पॉलिसी उसके पास वापस चली जाएगी। पूर्ण समनुदेशन में यह प्रावधान है कि पॉलिसी में समनुदेशक के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित किसी भी स्थिति में समनुदेशक या उसकी संपत्ति में वापस हुए के बिना समनुदेशिती को अंतरित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार पॉलिसी पूरी तरह से समनुदेशिती के पास रहती है। समनुदेशिती समनुदेशक की सहमति के बिना अपने मनपसंद तरीके से पॉलिसी के साथ व्यवहार कर सकता है। आइए अब हम उन शर्तों को देखें जो एक वैध समनुदेशन के लिए आवश्यक हैं। समनुदेशक के पास सौंपी जा रही पॉलिसी के लिए पूर्ण अधिकार और स्वामित्व या समनुदेशन योग्य हित होना चाहिए। दूसरे, यह आवश्यक है कि समनुदेशन मूल्यवान प्रतिफल द्वारा समर्थित होना चाहिए जिसमें प्रेम और स्नेह शामिल हो सकता है। तीसरा, यह अनिवार्य है कि समनुदेशन किसी भी लागू कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी दूसरे देश में रहने वाले विदेशी नागरिक को पॉलिसी का समनुदेशन विनिमय नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन हो सकता है। समनुदेशिती दूसरा समनुदेशन कर सकता है लेकिन नामांकन नहीं कर सकता है क्योंकि समनुदेशिती बीमित व्यक्ति नहीं होता है। 2014 के अध्यादेश में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं और यह स्पष्ट रूप से उस प्रक्रिया के बारे में बताता है जिसके तहत कोई समनुदेशन मान्य होगा। यह कहता है कि एक बीमा की पॉलिसी का पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रतिफल के साथ या इसके बिना हस्तांतरण या समनुदेशन केवल पॉलिसी पर एक पृष्ठांकन द्वारा या एक अलग उपकरण द्वारा किया जा सकता है, जिस पर दोनों ही मामलों में हस्तांतरणकर्ता या समनुदेशक या उसके विधिवत प्राधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर होगा और कम से कम एक गवाह द्वारा अभिप्रमाणित होगा, जो विशेष रूप से हस्तांतरण या समनुदेशन के तथ्य और उसके कारणों को निर्धारित करेगा। समनुदेशिती की पूर्ववर्ती और जिन शर्तों पर समनुदेशन किया गया है। आइए अब हम नामांकन और समनुदेशन के बीच के अंतर के बारे में पढ़ते हैं। नामांकन मृत्यु दावा प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया है। समनुदेशन बीमा पॉलिसी के स्वामित्व का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को करने की प्रक्रिया है। नामांकन प्रस्ताव के समय या पॉलिसी प्रारंभ होने के बाद किया जा सकता है। समनुदेशन केवल पॉलिसी प्रारंभ होने के बाद ही किया जा सकता है। नामांकन केवल बीमित व्यक्ति द्वारा उसके अपने जीवन की पॉलिसी पर किया जा सकता है। समनुदेशन पॉलिसी के मालिक द्वारा या तो बीमित व्यक्ति द्वारा अगर वह पॉलिसी धारक है या समनुदेशिती द्वारा किया जा सकता है। नामांकन केवल वहां लागू होता है जहां बीमा अधिनियम 1938 लागू होता है। समनुदेशन संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित संबद्ध देश के कानून के अनुसार दुनिया भर में लागू होता है। पॉलिसी धारक पॉलिसी पर स्वामित्व और नियंत्रण बनाए रखता है और नामिती के पास पॉलिसी के तहत मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं होता है। पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत अधिकार, स्वामित्व और हित खो देता है जब तक कि पुनर्समनुदेशन नहीं किया जाता है और समनुदेशिती के पास पॉलिसी के तहत मुकदमा करने का अधिकार रहता है। नामांकन में गवाह की आवश्यकता नहीं है। समनुदेशन में गवाह अनिवार्य है। नामिती का पॉलिसी पर कोई अधिकार नहीं है। समनुदेशिती को पॉलिसी पर पूरा अधिकार होता है और यहाँ तक कि पॉलिसी के तहत मुकदमा भी कर सकता है। नामांकन पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय रद्द या निरस्त किया जा सकता है। समनुदेशन एक बार हो जाने के बाद इसे रद्द नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुनर्समनुदेशन किया जा सकता है। अगर नामिती नाबालिग है तो किसी नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। अगर समनुदेशिती एक नाबालिग है तो एक अभिभावक नियुक्त किया जाना चाहिए। नामिती की मृत्यु के मामले में पॉलिसी के अधिकार पॉलिसी धारक या उसके कानूनी वारिसों के पास वापस चले जाते हैं। सशर्त समनुदेशिती की मृत्यु के मामले में पॉलिसी पर अधिकार समनुदेशन की शर्तों के अनुसार बीमित व्यक्ति के पास वापस चले जाते हैं। पूर्ण समनुदेशिती की मृत्यु के मामले में उसके कानूनी वारिस पॉलिसी के हकदार होते हैं। अगर मृत्यु दावे के निपटान से पहले नामिती की मौत हो जाती है तो मृत्यु दावा बीमित व्यक्ति के कानूनी वारिसों को देय होगा। अगर निपटान से पहले समनुदेशिती की मौत हो जाती है तो पॉलिसी की राशि समनुदेशिती के कानूनी वारिसों को देय होती है। लेनदार उस बीमा पॉलिसी की कुर्की कर सकते हैं जिस पर कोई नामांकन है। लेनदार पॉलिसी की कुर्की नहीं करा सकते हैं जब तक कि समनुदेशन को लेनदारों को धोखा देने के इरादे से किया गया नहीं दिखाया जाता है। धन्यवाद। अध्याय दस्तावेजीकरण
पॉलिसी चरण 2 के इस अगले वीडियो में हम पॉलिसी के विशेष प्रावधान और पृष्ठांकन के अंतर्गत डुप्लीकेट पॉलिसी और बदलाव के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम डुप्लीकेट पॉलिसी की अवधारणा को सीखेंगे। जीवन बीमा पॉलिसी दस्तावेज केवल एक वादे या वचन का साक्ष्य होता है। पॉलिसी दस्तावेज का खोना या नष्ट होना किसी भी तरीके से कंपनी को अनुबंध के तहत अपने दायित्व से मुक्त नहीं करता है। जीवन बीमा कंपनियों के पास आमतौर पर पॉलिसी दस्तावेज के खोने के मामले में अपनाई जाने वाली मानक प्रक्रिया होती है। आमतौर पर कार्यालय यह देखने के लिए मामले की जांच करता है कि क्या कथित नुकसान पर संदेह करने का कोई कारण है। इस बात का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है कि पॉलिसी खो गई है और इसे किसी अन्य तरीके से नहीं देखा गया है। आमतौर पर दावेदार द्वारा जमानत के साथ या इसके बिना एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड प्रस्तुत करने पर इसका निपटारा किया जा सकता है। अगर भुगतान शीघ्र देय होता है और भुगतान की जाने वाली राशि बहुत अधिक है, तो कार्यालय इस बात पर भी जोर दे सकता है कि व्यापक रूप से प्रसारित किसी राष्ट्रीय अखबार में इसके खोने की सूचना देते हुए एक विज्ञापन निकाला जाए। इस बात से आश्वस्त हो जाने पर कि किसी अन्य व्यक्ति से कोई आपत्ति नहीं है, एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी की जा सकती है। पॉलिसी धारक पॉलिसी के नियमों और शर्तों में बदलाव करने की मांग कर सकता है। बीमा कंपनी और बीमित दोनों की सहमति के अधीन ऐसे बदलाव करने का प्रावधान है। आमतौर पर पॉलिसी के पहले वर्ष के दौरान परिवर्तनों की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन प्रीमियम भुगतान की विधि या अनिवार्य रूप के परिवर्तन किए जा सकते हैं, जैसे कि नाम या पते में परिवर्तन, उम्र अधिक या कम साबित होने पर इसे पुनः स्वीकृत कराना, दोहरे दुर्घटना लाभ या स्थायी विकलांगता लाभ आदि प्रदान करने के अनुरोध। परिवर्तनों को अंडरराइटर्स के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुछ में जोखिम बढ़ सकता है। पॉलिसी धारक पॉलिसी के नियमों और शर्तों में बदलाव को प्रभावित कर सकते हैं। सामान्यतया परिवर्तनों को पॉलिसी के पहले वर्ष के दौरान अनुमति नहीं दी जा सकती है, सिवाय इसके कि प्रीमियम के परिवर्तन में बदलाव या अनिवार्य प्रकृति के परिवर्तन हैं। कुछ मुख्य प्रकार के अनुमत बदलाव इस प्रकार हैं: बीमा की कुछ श्रेणियों या अवधि में बदलाव, बीमा धन में घटाव, प्रीमियम भुगतान की विधि में बदलाव, पॉलिसी प्रारंभ होने की तिथि में बदलाव, पॉलिसी को 2 या 2 से अधिक पॉलिसियों में विभाजित करना, अतिरिक्त प्रीमियम या प्रतिबंधात्मक क्लॉज का हटाया जाना, लाभ रहित से लाभ सहित योजना में परिवर्तन, नाम में सुधार, दावे के भुगतान के लिए निपटान विकल्प और दोहरा दुर्घटना लाभ प्रदान करना। आइए इस अध्याय में शामिल विषयों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। धन्यवाद।